हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। देखिएगा, ये जो बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ ये खुल के करूँगा मैं आपको। और आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है। तो टीचर के मन में कोई बात होनी चाहिए तो वो अपने स्टूडेंट के साथ खुल के कर लेनी चाहिए। तो जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वो IDFC फर्स्ट बैंक से संबंधित है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मैं करूँगा ये बिल्कुल खुल के करूँगा। जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास जो भी सोर्स हैं उनके हिसाब से, मीडिया में जो चल रहा है उसके हिसाब से, और जो मेरा खुद का विवेक है उसके हिसाब से है। मैं ये जो भी बात आपके साथ कर रहा हूँ इसकी सत्यता की कोई प्रमाणिकता जो है मैं नहीं दे सकता हूँ। तो ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ आप इसको समझिएगा कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है मेरे विवेक से वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे फैमिली पोर्टफोलियो के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर है। IDFC लिमिटेड जो है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर भी है। और तो दोनों शेयर्स के जो है इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो मैं ये जो भी बात आपके साथ शुरू कर रहा हूँ ये आप समझिएगा कि ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज़ एन एक्सक्लूसिव नॉलेज। और टीचर्स डे के दिन जो है एक एक्सक्लूसिव नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, मैं सबसे पहली जो नॉलेज आपको अपने बारे में ही शेयर करता हूँ कि देखिएगा, जब से लॉकडाउन हुआ है मैं इंटेंसिवली जो है बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो बैंक निफ्टी है उसके सारे के सारे ट्रेडिंग पैटर्न पे जो है मैं नज़र बनाया हुआ हूँ। और इसके अलावा जितने भी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं उन सब के जो वॉल्यूम्स हैं, उनके जो प्राइस हैं, उनके ऊपर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं उन पे मैं क्लोजली सारे के सारे स्टॉक्स के ऊपर, जितने भी बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, और इवन अभी जो 25,000 से ऊपर के जब हाई लगाए थे तो मैंने आपको जहाँ पे रेजिस्टेंस बताया था लगभग वहीं पे रेजिस्टेंस था, और उसके बाद जो है वो पलटी भी मार गया था। तो ये तो थी बैंक निफ्टी से रिलेटेड बात। तो मैं फंडामेंटली भी, उसके टेक्निकल्स भी, उन कंपनीज़ के फाइनेंशियल्स को भी सबको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। तो उसी कड़ी के अंदर, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक जो है बैंक निफ्टी का स्टॉक है, और आप कह भी सकते हैं कि मेरे दिल के पास भी है। और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो IDFC फर्स्ट बैंक के माध्यम से ही मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं आपने सब्सक्राइब भी तभी किया होगा। तो ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो है IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में ही है। तो देखिएगा, IDFC फर्स्ट बैंक जो है उसमें डॉक्टर राजीव लाल जी ने रिज़ाइन कर दिया। उसके बारे में मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी विद फैक्ट्स, जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो न्यूज़ थी उनके साथ। लेकिन मैं अब ये जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये खुले मन से, खुले विचारों के साथ कर रहा हूँ। देखिएगा, इस कहानी के 3 पात्र हैं अगर आप पूरी बात समझेंगे। एक डॉक्टर राजीव लाल जी, दूसरे जो है IDFC फर्स्ट बैंक, तीसरा जो है V वैद्यनाथन जी, साथ में बारबरी पिनकस। और जहाँ डॉक्टर राजीव लाल जी की बात कर रहा हूँ वहाँ पर डॉक्टर राजीव लाल प्लस IDFC लिमिटेड। और ये 3 पात्र आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में IDFC फर्स्ट बैंक की कंट्रोलिंग V वैद्यनाथन जी के हाथ में, इसलिए मैंने IDFC फर्स्ट बैंक और V वैद्यनाथन जी को एक साथ रखा है। IDFC लिमिटेड और राजीव लाल जी, क्योंकि अभी वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वहाँ पे, तो उनको एक साथ रखा है। और तीसरा वारवरी पिनकस, यानी कि वारवरी पिनकस अपनी जो एसोसिएट्स हैं उनके माध्यम से सेकेंड जो है नंबर पर, यानी कि जो सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर। तो 3 पार्ट हैं हमारे, और अब मैं आपके साथ बात करूंगा खुल के। तो देखिएगा, सबसे पहला जो मामला है वो यही है कि राजीव लाल जी और IDFC लिमिटेड से संबंधित है। IDFC लिमिटेड 40% होल्ड करती है। कहाँ पर होल्ड करती है? IDFC फर्स्ट बैंक में। तो आप देखिएगा, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर होगा वो क्या चाहेगा कि बैंक मेरे इशारों पर चले। और IDFC लिमिटेड को चेयर कौन कर रहा है? डॉक्टर राजीव लाल जी। आज भी कर रहे हैं, रिजाइन उन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से दिया, जो जहां पर कि उनकी डायरेक्टरशिप थी और रोजमर्रा के काम में टांग नहीं अड़ाते थे। लेकिन देखिएगा, पोस्ट अलग चीज होती है और जब वास्तविकता में काम होता है तब कुछ और होता है। अब ये मसला कहाँ से निकल कर आ रहा है, मैं उसकी जमीनी हकीकत पर आपको लेके आता हूँ। देखिए, IDFC लिमिटेड जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के बिजनेस में था। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, टोल रोड प्लाजा, ठीक है, उन सबको फाइनेंस करता था। आप भी अब कहीं पे जाएंगे तो बहुत जगह आपको मिलेगा। और नेशनल हाईवे 8 जो है, अगर ये जो दिल्ली जयपुर वाला जो हाईवे था ये भी इन्होंने बनाया था। यहाँ पे अच्छी टोल कलेक्शन थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट से जो है उस पर स्टे आ गया था, तो वो टोल कलेक्शन जो है ट्रैफिक जाम की वजह से मिलना बंद हो गया था। इसी तरीके से और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो IDFC लिमिटेड ने जो है फाइनेंस किए हुए हैं।
तो अब जो आईडीएफसी लिमिटेड जो फाइनेंस करता था, तो यहाँ पर पहले जो है दीपक पारिक जी जो है इसको चलाते थे, उसके बाद जो है राजीव लाल जी के कंट्रोल में था। तो ये जहाँ पर भी लोन देते थे तो सारा कंट्रोल किसका होता था? राजीव लाल जी का। अब राजीव लाल जी ने जब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस किया तो आरबीआई के साथ भी जो है इनकी बहुत सारी कमेटीज़ होती थी। रघुराम राजन जी के साथ जो है क्लोज रिलेशनशिप भी थी, क्योंकि उन कमेटी में मिलना, और राजीव लाल जी का खुद का बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर था, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस या पूरी फाइनेंसिंग के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर मास्टर हैं, अब डॉक्टरेट आप समझते हैं। तो उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का निर्माण करने में बहुत ही अहम रोल किया, और आईडीएफसी लिमिटेड को भी बहुत तेज़ी से जो है उन्होंने ग्रो करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो उन्होंने बनवा लिया 2015 के अंदर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लाइसेंस मिला। आप ही देखिएगा कि इनके सामने और भी बहुत प्रायोरिटीज़ वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, लेकिन ये लाइसेंस लेके आए बंधन बैंक के साथ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है मैं राजीव लाल जी की मानता हूँ, जो उन्होंने आईडीएफसी लिमिटेड को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो है लाइसेंस दिलाया। अब इस पूरी कहानी में, इस पूरे घटनाक्रम में जब ये बैंक का डिवीज़न हुआ तो आईडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर थे उन सबको एक एक शेयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी मिला। यानी कि जो वो आईडीएफसी बैंक होता था उस समय फर्स्ट वर्ड नहीं था, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो मेरे मुंह से निकलेगा तो वो आईडीएफसी बैंक समझिएगा उसको। तो वहाँ पर एक शेयर उनको मिला, तो मैं आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर होल्डर था तो मुझे भी मिला था। तो सीधी सी बात ये थी कि जो आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर थे उनको एक मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, तो 2 शेयर हो गए हमारे पास, एक आईडीएफसी लिमिटेड का, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो बहुत बढ़िया लगा कि, और वैल्यू अनलॉक भी हुई। हालांकि जो आईडीएफसी लिमिटेड का जो बिजनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस वाला, वो सारा इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में शिफ्ट कर दिया, मोस्टली जो चीज़ें थी। और बाद में जो एएमसी बिजनेस है, वेल्थ मैनेजमेंट की जो बिजनेस है, या जो बाकी सब कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को छोड़ के बाकी जो सारा बिजनेस था वो आईडीएफसी लिमिटेड के पास रहा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीएमडी बन गए डॉक्टर राजीव लाल। अब कंट्रोल डॉक्टर राजीव लाल जी के पास, लेकिन एक चीज़ थी, क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड को जो है अपना स्टेक भी कम करना है, तो अल्टीमेटली मर्जर में लग गए कि कहीं ना कहीं मर्जर करें। तो मर्जर की भी प्रयोग इन्होंने किए। 2.5 साल इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन बैंक की जो इम्प्रूवमेंट है वो नज़र नहीं आई बैंक में। वो तो इनको भी बात समझ में आई कि यार बैंक जो है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंस है, रोज़ की रोज़ बैड लोन्स हो रहे हैं। और वास्तव में जो इन्होंने लोन दिए थे ना, आपको आज बताऊं, अगर आईडीएफसी लिमिटेड को अगर बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता, आपको बता दूं आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर 5-10 रुपये से ज़्यादा नहीं होता। आज आपको बहुत क्लोजली बोल रहा हूँ मैं, 5-10 रुपये से ज़्यादा का शेयर नहीं होता। इस तरीके की और कंपनी है, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर, शेरी वाले, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है उनकी, बहुत अच्छे से, वो बेचारे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। और बहुत सारी मैं एनबीएफसीज की बात करूँगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसने फाइनेंस किया वो तबाह हो गया। तबाह इसलिए हो गया कि बैड लोन्स होते रहे। अब यहाँ पर इन्होंने बैंक के साथ मर्जर कर दिया। इन्होंने को जो सैलरी मिलती थी 3-4-5 करोड़ रुपए, अब वो भी सेक्रीफाइस होगी, वो भी 20-25% रह गई। तो यहाँ से पावर भी जो है वो चली गई। तो लेकिन आईडीएफसी लिमिटेड के पास पावर थी, तो मर्जर के बाद जो सारी पावर थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर के साथ, जो कैपिटल फर्स्ट के जो वी वैद्यनाथन जी, उनको पावर मिल गई। तो देखिएगा यहाँ पर जो रोल हुआ वो क्या हुआ कि जिस आदमी ने एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया उसको निकलना पड़ा, और वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव रह गया। तो मन में कहीं ना कहीं कसक तो रहती है। इस बात से जो है मैं मना नहीं करूँगा, ये एक ह्यूमन नेचर है, इसमें किसी भी इंसान के अंदर ये प्रवृत्ति हो सकती है, और उसमें शायद मुझे गलत भी नहीं लगता। तो अब ये पूरी मेहनत जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गई। अब कहानी के दूसरे पात्र वी वैद्यनाथन जी ने आते के साथ एक बात बोल दी कि जी भाई साहब, मैं होलसेल बैंकिंग नहीं करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग नहीं करूंगा, मैं इसको रिटेल बैंक बनाऊंगा। और उनका क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर, और फिर उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, और उन्होंने वहाँ पर भी जो है रिटेल डिवीजन को हेड किया। तो उन्होंने वहाँ पर भी जो होलसेल बैंकिंग वाले जो लोन्स थे उनके अंदर जो रिटेल वाला सेगमेंट था उसको जो है उन्होंने एक तरीके से फ्लोरिश कर दिया। तो वहाँ पर उनकी जो परफॉर्मेंस थी आईसीआईसीआई बैंक में वो काबिल तारीफ थी, और वो काबिल तारीफ जो है रिटेल का जो एक्सपोजर था। उसके बाद जो है वहाँ से आईसीआईसीआई बैंक से काम करते करते वी वैद्यनाथन जी को एक कंपनी नज़र आई, और कंपनी का नाम था फ्यूचर कैपिटल।
और किशोर बियानी की एक कंपनी। तो इन्होंने कहा यार ये कंपनी तो ठीक है, ये होलसेल बैंक फाइनेंसिंग में है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोन दे रहे हो वैसे दे रहे हो, तो तबाह तो इनको होना ही था, इनको अगर हम रिटेल में कन्वर्ट कर लेते। अब इन्होंने तो कहा कि चलो कर लेते हैं, तो अब इनके पास आइडिया तो था, विजन तो था, आईसीआई में रहते हो कि यार ये अच्छा बिजनेस है, और उनकी नज़दीक क्या थी, वारवरी पिनकस से। तो वारवरी पिनकस ने कहा ठीक है मैं फंडिंग करता हूँ, तुम इसमें अपनी पर्सनल इक्विटी डालो, जो तुम मेहनत करोगे उसकी इक्विटी ले लो आप, और फंडिंग मैं करता हूँ और इसको रिवाइव करो। उस कंपनी को इन्होंने होलसेल से रिटेल में डाला और 30% की CAGR जब तक मर्जर हुआ, 30% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वी वैद्यनाथन जी ने वहाँ पे करके दिखाई। तो जिस तरीके से IDFC लिमिटेड के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस राजीव लाल जी की थी अर्निंग के बेसिस पे, और बाद में वो NPA हो गए, उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो होलसेल बैंकिंग वाला बिजनेस था वी वैद्यनाथन जी ने उसको रिटेल में कन्वर्ट कर दिया और कैपिटल फर्स्ट को एक फास्टेस्ट ग्रोइंग NBFCs की श्रेणी में खड़ा कर दिया, जैसे बजाज फाइनेंस होती है। तो उसी तरीके की कैटेगरी में आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि वो छोटी थी उस समय पर, और उसको बीमार से ठीक किया है भाई। तो वी वैद्यनाथन जी ने वहाँ पर अपनी दिलेरी से, अपने हार्डवर्क से, अपने विजन से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से जो है उस कैपिटल फर्स्ट को बेहतरीन कर दिया। और यहाँ पर दोनों की मर्जी से और वारवरी पिनकस की मर्जी से IDFC फर्स्ट बैंक का निर्माण कैपिटल फर्स्ट और IDFC लिमिटेड के मर्जर से हुआ। ये तो थी बात वी वैद्यनाथन जी के बारे में। और वी वैद्यनाथन जी के बारे में एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जा रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनके टीचर ने जो है 500 रुपये उनको दिए थे, मिस्टर सैनी ने, और वो उनको ढूंढते रहे कि मिस्टर सैनी का मैं एहसान कैसे उतारूं। तो जब वो ICICI बैंक में थे तो उनके एक जो एम्प्लॉई है ICICI बैंक का, उन्होंने बताया कि आपके टीचर आगरा में है। तो वो काफ़ी समय तक फिर उनको पर्सनली मिल के और थैंक्स करके आए। तो बिरला इंस्टीट्यूट जो है रांची, वहाँ से जो है वी वैद्यनाथन जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, और फिर कुछ हार्वर्ड वगैरह के जो है मैनेजमेंट प्रोग्राम भी जो है उन्होंने अटेंड किए हुए हैं। तो ये वी वैद्यनाथन जी के बारे में मैं आपको जो है नॉलेज दे रहा हूँ। और वी वैद्यनाथन जी के अंदर एक सबसे खास बात क्या है कि वो आके मीडिया में ना वोकल है, आके बता दें भाई साहब ये हो गया मेरे बैंक में, खराब आ गए रिजल्ट इसलिए आ गए, गुडविल राइट ऑफ कर दी। मतलब आपके कितने खराब रिजल्ट हो, लेकिन वी वैद्यनाथन जी मीडिया में आके अपनी बात बोलते भाई ये सच है, अब तुम्हें देख लो, सही लगता है तो शेयर बैंक के साथ रहो, नहीं तो जाओ। और फिर वो बताते हैं भाई मेरा ये प्लान है, लेकिन सभी लोग ज़्यादातर रुके रहते हैं। उसके बाद जब उनके खुद के विचारों के शेयर बिक गए तब भी आके मीडिया में। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में वी वैद्यनाथन जी के ऊपर किसी तरीके की कोई उंगली नहीं उठा सकता। और गुड ह्यूमन बीइंग जो है लगते हैं, जैसे टैक्सी ड्राइवर के साथ जो उनका इंटरव्यू हुआ उस तरीके से। ये बातें वी वैद्यनाथन जी के बारे में। अब है तीसरा वारवरी पिनकस। अब वारवरी पिनकस एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। देखिए जो उनको चाहिए पैसा, प्रॉफिट, बिजनेस को ग्रो होना चाहिए, बिजनेस ऊपर जाएगा तब मजा है। अब जिस तरीके से IDFC फर्स्ट बैंक चल रहा है, उसका शेयर प्राइस टूटा, यहाँ पर वी वैद्यनाथन जी के खुद के शेयर जो है सेल हो गए, और वारवरी पिनकस की जो बाकी कंपनीज थी उनमें भी प्रॉब्लम आई कोविड की वजह से, लेकिन उनके पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आप इंडिया में भी बात करेंगे तो अभी एक कंप्यूटर एज मैनेजमेंट जो है उसका अभी IPO आने वाला है, उसके अंदर भी वारवरी पिनकस की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। अभी IPO आने वाला है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट CAMS। तो जो CAMS है उसका जो IPO आएगा उसमें मैं बता रहा हूँ वारवरी पिनकस के। तो वारवरी पिनकस को बिजनेस ऐसा, वो ऐसे पैसे हाथ लगाता है, ऐसी जगह पैसा डालता है, पैसा तब छोड़ता है जहाँ पर उसको ग्रोथ नजर आ रही हो, और प्राइवेट इक्विटी का काम भी यही है। तो ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर वारवरी पिनकस US बेस्ड है, और इसकी बहुत सारी फर्म्स हैं जो यहाँ पर, और वो इक्विटी खरीदती हैं इंडिया के अंदर अलग अलग कंपनीज में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कैपिटल फर्स्ट में ग्रोथ आ रही थी वो ग्रोथ IDFC फर्स्ट में आ नहीं रही। तो वारवरी पिनकस का क्या होगा, सरदर्द होगा। उसने तो बेचारे ने शेयर भी प्लेस कर रखे हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, वारवरी पिनकस ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट इक्विटी फंड कंपनी है, US बेस्ड। उसने इंडिया की बहुत कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जिन लोगों को नहीं पता बताया तो कल्याण ज्वेलर्स में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, लेमन ट्री होटल के अंदर, और बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं आप उस लिस्ट को पढ़ने लगूंगा तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की लिस्ट है उनके पास। तो वारवरी पिनकस जैसा प्लेयर वो कह रहा है यार ये बैंक ग्रो नहीं कर रहा, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है। और जब शेयर के प्राइस 20-22 रुपए गए तब उसका और सरदर्द हुआ। तब देखिए कि नई इक्विटी 2000 करोड़ के जो है प्रेफरेंशियल इक्विटी करे, नई इंश्योरेंस कंपनी को लेकर आए, IDFC लिमिटेड ने भी जो है 40% इक्विटी डाली। अब यहाँ तक बात आ गई सबको समझ में। अभी कहानी का निचोड़ बता रहा हूँ आपको। अब कहानी का निचोड़ ये है
कि अभी आपने करीबन 1-1.5 महीने पहले खबर सुनी होगी रिवर्स मर्जर, मीडिया में भी खूब चला, आईडीएफसी लिमिटेड का भी शेयर चला, आईडीएफसी फर्स्ट का भी शेयर चला। और ये रिवर्स मर्जर की खबर ये थी कि आईडीएफसी लिमिटेड को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीद लेगा, यानी कि होल्डिंग कंपनी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीद लेगा, और जो 40% इक्विटी आईडीएफसी लिमिटेड के पास है उसके बदले में या तो ये पैसे दे देंगे या अपने शेयर्स दे देंगे। तो कोशिश ये थी कि वारवारी पिन कैसे चाह रहा था कि इनको ना कैश दे दो 40%, बैंक से निकालो, और जो 40% इक्विटी आईडीएफसी लिमिटेड के पास है उसकी सारी इक्विटी हमारे पास आ जाएगी, मर्ज हो जाएगा, इनको 40% पैसा दे दो। लेकिन राजीव लाल जी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार होने वाले नहीं थे। ये सोर्सेस की खबर है, मैं इसको प्रमाणिक रूप से साबित नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है कि राजीव लाल जी ने जो है यहाँ पे मना कर दिया कि जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम इस प्राइस के ऊपर एग्जिट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, अभी तो प्राइस 30 रुपये का, हम क्यों जाएं? अब अगर साल भर पहले देखें तो 45 रुपये का था, तो हम रिवर्स मर्जर नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली राजीव लाल जी जो है अड़ गए कि जी नहीं जी, यहाँ पर रिवर्स मर्जर नहीं होगा। मीडिया में भी उसका खंडन कर दिया कि जी कोई रिवर्स मर्जर की खबर नहीं है। 2-3 दिन चलने दिया इन्होंने भी, सब ने, कि चल रही है खबर, चलने दो, शेयर भी चल रहा है ऊपर। तो देखिएगा ये मार्केट का गेम है, कॉर्पोरेट में ऐसा होता है, तो शेयर भी ऊपर चल रहे थे दोनों कंपनी से, चलने दो। बाद में 2-3 दिन बाद हमने भी वीडियो उसकी हमें तो कैलकुलेशन तक कर दी थी, लेकिन बाद में उसका खंडन हो गया। अब क्या है, डिस्प्यूट हो गया, वारवारी इनका चाह रहा है इनको निकालो, मेरी होल्डिंग बढ़ के आ जाएगी, मेरा बैंक पे प्रभुत्व बढ़ जाएगा। वी वैद्यनाथन जी भी यही चाह रहे हैं कि चलो रिवर्स मर्जर हो, गेम खत्म करो, बैंक साइज में एक बार इक्विटी भी कम हो जाएगी, शेयर प्राइस भगने में भी अच्छा रहेगा, छोटी इक्विटी के शेयर्स बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं। लेकिन राजीव लाल जी जो है वो नहीं थे, क्योंकि वो इन प्राइस पे तो एग्जिट करेंगे नहीं। उन्होंने तो देखो पूरा बैंकिंग लाइसेंस लिया, सारा बच्चे को बड़ा किया है, अब वो जवान होने वाला है, कमाई करने वाला है, तो वो एग्जिट करने के लिए तैयार नहीं हुए। भाई अब कमाई के टाइम आ रहा था और मैं एग्जिट कर जाऊँ, यार ये कौन सा लॉजिक है? और वो सीधी सी बात, वो भी जवाब दे हैं आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि मैं आपको एक एज ए शेयर होल्डर के हिसाब से मैं आईडीएफसी फर्स्ट का भी शेयर होल्डर हूँ, आईडीएफसी लिमिटेड का भी, तो मैं उस एंगल से बात आपके साथ कर रहा हूँ। अब एक तो इशू आ गया ये, तो यहाँ पे मनमुटाव होने जरूरी थे। और उसी 20 जुलाई के आसपास देखो, मीडिया भी खबर तब छापती है जब कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इन्फॉर्मेशन कंपनी में से ऐसे थोड़ी ना निकलती है। तो 20 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छाप दी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी है राजीव लाल जी की वाइफ को, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो है पैसा खर्च करना पड़ता है कंपनी को 2% अपने प्रॉफिट का, तो उसके तहत, और प्रॉपर्टी 1 रुपये के किराए पे दी जा रही है। 800 स्क्वायर मीटर, वहाँ पर बैंकिंग की बहुत अच्छी ऑपरेशन हो सकती थी, प्राइम लोकेशन थी बॉम्बे की। ये खबर भी जो है छपवा दी। अब ये किसने छपवाई, मीडिया में कैसे खबर आई, ये एक अलग इशू है, पर ये किसी का तो रोल है ही ना, ये उसी समय के आसपास की बात है। तो ये खबर आई तो राजीव लाल जी पे प्रेशर बन गया। तो राजीव लाल जी पे प्रेशर आपने कहाँ से बनाने की कोशिश की, भाई आप रिवर्स मर्जर के लिए नहीं मान रहे हो, यहाँ से प्रेशर आ गया। तो ये कॉर्पोरेट गेम है, कॉर्पोरेट में ऐसा होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये न्यूज़ अब तक क्यों नहीं आई? फिर बताया गया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर उसमें आनी चाहिए थी, नहीं आई। तो अल्टीमेटली जो क्रेडिबल लोग हैं, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर उनके ऊपर ऐसी उंगली उठती तो उनको तो जो है थोड़ा मन में लगता है, और वो अगर प्रोफेशनल्स हैं तो लाजमी है। तो ये चीज़ भी जो है एक डिस्प्यूट का केंद्र बन गई। तीसरी बातें ये हो रही है कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनके डिस्क्लोजर पर भी जो है किसी तरीके के डिस्प्यूट्स थे कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कैसे दिखानी है, कितनी दिखानी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है बैंक के अपने हाथ में होती है किसी को भी नॉन परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर करने से संबंधित। लेकिन इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल जो है उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चा बड़ा हो गया है और कमाने के लिए जाने वाला है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर कमाई अच्छी होने वाली है, लेकिन अभी देखिएगा कोविड की वजह से मामला थोड़ा लटक सकता है। मैं उस बात को मना नहीं कर रहा हूँ, डिले हो सकती है कि अभी बच्चा बड़ा तो हो गया है, उसकी नौकरी भी लग गई है, लेकिन अभी ट्रेनिंग पीरियड है और ट्रेनिंग पीरियड में पैसे कम मिल रहे हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसको अच्छे से रिक्रूट कर दिया जाएगा। तो मैं उस तरीके से अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जो है जान रहा हूँ। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर इस तरीके के जो विवाद हैं जो खड़े हुए हैं कि उन्होंने एग्जिट कर दिया है, तो यहाँ पर एक जो है कंट्रोलिंग अभी भी जो है आईडीएफसी लिमिटेड की है। तो आने वाले समय के अंदर ये जो मामला है ये बना रहेगा,
और ये प्रेशर वाली जो राजनीति होती है नॉर्मल पॉलिटिक्स में, वही अब यहाँ पे इस कंपनी के अंदर भी हमें होती हुई नज़र आ रही है। मीडिया जो है वो आपको केवल हेल्थ इशू की बात कर देखिएगा, जब भी कोई पार्टी रिज़ाइन करती है तो वो पर्सनल रीजंस बोल के ही डायरेक्टर्स रिज़ाइन करते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के जो है राजीव लाल जी जो है IDFC फर्स्ट के माध्यम से जो है IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर कुछ और भी जो है इश्यूज हो सकते हैं आगे चल के। और आगे चल के ऐसा भी मानना है कुछ लोगों का कि हो सकता है कि IDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के ऊपर जो है इस तरीके का दबाव डाला जाए, क्योंकि जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो कोमल हैं दोनों के अंदर, कि IDFC फर्स्ट से भी जो है राजीव लाल जी की छुट्टी करा दी जाए और फिर जो है रिवर्स मर्जर के रास्ते खोले जाएँ। तो लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ये सब जो है मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो भी हमारे को सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो मेरा विवेक काम कर रहा है उससे मैं इसकी सत्यता या प्रामाणिकता जो है आपके साथ साबित नहीं कर सकता हूँ। तो ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से समझिएगा। इनका जो भी बात मैंने आपसे बात की है, इनका शेयर प्राइस पर कोई भी जो है किसी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की जो है कोई भी संभावना नहीं है। ये एक नॉर्मल कोर्स में हर कंपनी के अंदर ऐसा चलता रहता है। और जो है शेयर्स के जो प्राइस है वो अपनी परफॉर्मेंस पे या अपनी मेरिट पे ही चलते हुए आपको नज़र आएंगे। आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी जो नॉलेज है वो टीचर्स डे पे देने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।